सुनना है ध्यान से, लिखना नहीं है। मोबाइल ये हमारे तीन क्वांटिटीज है, वोल्टेज, करंट और पावर। ये तीन चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल में। और ये है टाइम पीरियड, थीटा या फिर उसका एंगल दिया है ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ये एंगल रहता है। ये है एक साइकिल। एक साइकिल मतलब ये पॉजिटिव पार्ट और ये निगेटिव पार्ट। अगर ये पार्ट को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया इस तरीके से, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये निगेटिव पार्ट, तो ये पूरा साइकिल बन जाएगा। साइकिल का चक्का रहता ना, उस तरीके से। तो एक साइकिल इस तरीके से, दो साइकिल रहेंगे तो दो साइकिल, समझ में आया? तो ये इसको वेवफॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेवफॉर्म। वेवफॉर्म का डेफिनेशन क्या होगा, सिर्फ ध्यान से सुनना है। वेवफॉर्म का डेफिनेशन होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक वेवफॉर्म बनता है। और ये वेवफॉर्म रिपीटेड रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेवफॉर्म। साइकिल किसको बोलेंगे? हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल निगेटिव, ये दोनों मिला के एक साइकिल होगा, दैट इज वन साइकिल। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे दिख रहा है आपको टी। ये पूरा वन साइकिल को कितना टाइम लगा? एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितना सेकंड लगा टाइम? तो इसका जो यूनिट है सेकंड्स पर साइकिल, सेकंड्स पर साइकिल। टाइम पीरियड का यूनिट क्या आएगा? सेकंड्स पर साइकिल। और उसको यूनिट में लिखेंगे हम सेकंड, क्योंकि हम लोग टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ठीक है, सिंपल हो गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सुनते हैं ना हम लोग कि सिंगल फेज या फिर थ्री फेज। इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लगे हुए हैं, रेसिडेंशियल हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंडिया की? 50 हर्ट्स है ना। हर इंस्ट्रूमेंट पे लिखा रहता है 50 हर्ट्स। हर्ट्स मतलब ये HZ। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग यूनिट क्या देते हैं? HZ या फिर साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड। साइकिल पर सेकंड मतलब क्या होता है? एक सेकंड में कितनी साइकिल? एक सेकंड में कितनी साइकिल? अगर 50 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकंड में 50 साइकिल। कितनी साइकिल? 50, है ना, समझ में आया? तो एक सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। कौन कौन से यूनिट करेंगे? वोल्टेज के या फिर करंट के या पावर के। तो पूरा जो सिस्टम डिजाइन किया गया है वो 50 साइकिल पे है। इसका 50 साइकिल एक सेकंड में होना ही चाहिए। जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कितना? 50 साइकिल पे है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी? 50। साइकिल कितना रहेगा एक सेकंड में? 50। वोल्टेज इस तरीके से यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 30, 90, 100। सिंगल फेज है तो 250, ये मैक्सिमम 250 तक गया, फिर से नीचे आता है। AC है ना, अल्टरनेटिंग। हाँ, ये नहीं बताया मैं आपको, ये जो वेवफॉर्म है ये AC का है। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग में क्या हो रहा है? बदलता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। और DC में क्या होता है? DC में कांस्टेंट रहता है। इस तरीके से बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्टेज। 12 वोल्टेज की बैटरी है, 24 वोल्टेज की बैटरी है। तो बैटरी का वोल्टेज फिक्स रहता है ना, तो कौन से भी टाइम पे वो 12 वोल्टेज ही देगा आपको। कौन सा भी टाइम रहेगा तब भी वो 12 वोल्टेज देगा। लेकिन AC में ऐसा नहीं रहता है, टाइम चेंज हुआ तो उसका वोल्टेज कम ज्यादा होता है। इतना 50 साइकिल बोले तो इतना एक सेकंड में 50 साइकिल हो गया। इतना फास्ट होता ना कि आपको ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यूसली चालू है। ट्यूबलाइट ऐसे ही बंद चालू ऐसा नहीं दिखेगा। इतना फास्ट हो रहा है ना, जैसे अपन रिंग घुमाते हैं ना ऐसे, तो ऐसा लगता है कि पूरा राउंड बन गया है यहाँ पे, लेकिन राउंड है क्या वहाँ पे? नहीं है। इसी तरीके से इतना फास्ट होता है। अदरवाइज ट्यूबलाइट तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, तुमको बिल काय के लिए देना है? MSEB को बिल देते हैं ना अपन, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? जनरेटर से वोल्टेज पैदा करते हैं, वो आपको सप्लाई करते हैं, है ना, तो उसका बिल लेते हैं वो लोग।
फ्रीक्वेंसी समझ में आया सभी को। दूसरी है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू। पीक मतलब एवरेस्ट नहीं, क्या एवरेस्ट का सबसे टॉप पॉइंट। तो ये जो एवरेस्ट है इसका टॉप पॉइंट क्या है, ये वाला है। यहाँ पे जो भी वोल्टेज रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आरएमएस वैल्यू, 10th में पढ़ा होगा आपने आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। रूट मतलब स्क्वायर रूट, मीन मतलब जो भी वैल्यू है उसका हम लोग मीन निकाल रहे हैं, I1 I2 प्लस ऐसा कितनी भी वैल्यू रह सकती है, ये हो गया उसका मीन। और स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर करना है। इस तरीके से जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका जो वैल्यू आएगा, I1 मतलब यहाँ पे जैसा ये वाला मैंने पॉइंट लिया, इसको I1 बोला, इसको I2 बोला, सबकी वैल्यू अलग अलग रहेगी ना। यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 8 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 3 एम्पियर। इसका सब एडिशन करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल। तो ये जो वैल्यू आती है ये कौन सी वैल्यू रहती है, आरएमएस। आरएमएस वैल्यू का क्या फार्मूला है, 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अगर 10 है तो आरएमएस वैल्यू कितनी रहेंगी बताइए, 7। आरएमएस वैल्यू कितनी रहेंगी, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 10, कितना आएगा इसका वैल्यू, 7 आएगा ना, 7.07 बराबर है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर 100 है तो आरएमएस वैल्यू कितना रहेगा, 70, यानी 70%। मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो 70% क्या हो जाएगा उसका, 7, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, अगर ये 10 है तो ये 7 यहाँ पे आएगा ना, ये वैल्यू हो गया आरएमएस, ठीक है। उसके बाद देखो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितना है, 0.637, इसका मतलब 60%, 60% यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 एवरेज वैल्यू, यानी 50% के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू 7, एवरेज वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू 10, ये समझने के लिए है सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से ये इसके कैलकुलेशन रहते हैं। जब भी ट्रांसफार्मर या इंडक्शन मोटर या कोई भी मशीन डिजाइन की जाएगी तो ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट आने चाहिए। इसी तरीके से वेवफॉर्म चलता है, वेवफॉर्म इसको बोला जाता है। और ये साइनसॉइडल है, इसके जो वैल्यूज है वोल्टेज या करंट की वैल्यूज साइन फॉर्म में रखे हैं, साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 70, इसकी वैल्यू अगर लिया जाए तो ऐसे प्लॉट किया जाता है, उसको बोला जाता है साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ये जो टर्म्स है याद रखना है आपको, साइनसॉइडल वेवफॉर्म, इसीलिए साइन आता है इसमें। एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, ये 3 वैल्यूज है। इसके हिसाब से पीक फैक्टर और ये फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर मतलब ये वेवफॉर्म का फॉर्म कैसा है, तो ये फॉर्म रहना चाहिए 1.1, जैसा वी आरएमएस डिवाइडेड बाय वी एवरेज। तो आरएमएस वैल्यू कितना है, 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और वी एवरेज कितना है, 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। वी कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1.1, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इतनी ही आनी चाहिए। अब आरएमएस वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, जैसा सिस्टम है उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होंगी। आरएमएस वैल्यू अगर पीक वैल्यू 100 है तो आरएमएस वैल्यू कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाय 60 कितना आएगा, 1.1। ये हरदम कांस्टेंट आता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कांस्टेंट। कोई भी सिस्टम के लिए ये इतना कांस्टेंट रहना चाहिए फॉर्म फैक्टर, उसके हिसाब से, यानी वेवफॉर्म जो है, फॉर्म फैक्टर का क्या बोल रहे हैं, वेवफॉर्म वैसा ही रहना चाहिए, उसके लिए 1.11 आना ही चाहिए, चाहे कोई भी कैलकुलेशन रहे।
पीक फैक्टर कितना आना चाहिए 1.4, जिसमें पीक फैक्टर में क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। सिर्फ इतना डायरेक्टली आपको याद रखना है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। एसी में क्या होता है, ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू को बोला जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब कीमत, ठीक है। वोल्टेज की कीमत चेंज होता है, इथे बदलता है। आणि डायरेक्शन बघा, एक पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला आहे आणि हे निगेटिव्ह डायरेक्शनला। तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव है और निगेटिव डायरेक्शन में रिटर्न, ये गया और ये आया, रिटर्न पाथ रहता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहाँ पे चेंज होता है उसको एसी बोला जाता है। और जहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, 12 वोल्टेज सेम है ना मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी देखो एक ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसका, इसीलिए वो डीसी है, ठीक है। समझ में आ गया डीसी। अभी 3 टाइप्स के हमारे लोड रहते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। जो अपन लैंप लगाते हैं ना, वो हो गया रेजिस्टिव लोड, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। और इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है। और कैपेसिटिव का यूनिट क्या है, फैरेड। तो हम लोग माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड ऐसा लिखते हैं। माइक्रो मतलब 10⁻⁻3, ये हो गया माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड मतलब 10⁻⁻3। ठीक है। तो फैरेड इसका मिनिमम यूनिट है, एफ से दिखाया जाता है। आपने माइक्रो फैरेड इसलिए लिया कि एग्जांपल्स में रहता है। अभी देखिए, इनको सभी को मैंने क्या किया, एसी सप्लाई दिया, रेजिस्टेंस यानी लैंप लगाया मैंने, उसको एसी सप्लाई दिया। ये हो गया सिंगल फेज एसी सप्लाई। यहाँ पे भी एसी सप्लाई दिया और यहाँ पे भी दिया। तो अभी देखिए, ये जो फैन रहता है ना अपना, फैन में कैपेसिटर है, कंडेंसर। तो फैन में जब कंडेंसर रहता है तो उसका वेवफॉर्म कैसा है, पहले वोल्टेज 0 पे है और करंट जो है 90 डिग्री पे शिफ्ट है। ये करंट है और ये वोल्टेज है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, यहाँ पे देखो, जब वोल्टेज 0 रहता है, वोल्टेज जब 0 है तो करंट कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो, वोल्टेज जब 90 है तो करंट कितना है, 0। वोल्टेज जब 0 है तब करंट कितना है, 90। और ये जब 0 है तो इस तरीके से इसका वेवफॉर्म बनता है। जो सीआरओ रहता है ना, सीआरओ पे इसका वेवफॉर्म दिखता है। तो ये इस तरीके से होता है। तो आपने देखा, पहले सबसे पहले करंट मिल रहा है सिस्टम को, सबसे पहले करंट मिलता है। जैसे ही कैपेसिटर लगाया आपने तो फैन को क्या रहता है, करंट मिलता है। करंट मिलने की वजह से, जैसे गोल चीज़ है उसको अगर करंट मिल गया तो घूमने लगेगा, सिंपल। एक टॉर्क मिलता है ना उसको, तो ऐसा घूमता है वो। तो करंट मिलेगा तभी, करंट यानी साइकिल चल रही है तब। और वोल्टेज मतलब फोर्स, सिर्फ फोर्स लगाया गया है, लेकिन वो वोल्टेज से नहीं घूमता है। तो ये करंट मिलने की वजह से हमारा फैन चालू हो जाता है। नहीं तो कैपेसिटर डाउन हो गया तो फैन की स्पीड कम हो जाती, क्योंकि उसको करंट नहीं मिलता है सबसे पहले, वोल्टेज बाद में मिलता है, लेकिन सबसे पहले करंट मिलता है। अभी यहाँ पे देखो, ये है चोक कॉइल। ये क्या है, चोक कॉइल है। जो ट्यूबलाइट में रहता है ना चोक, उसमें ये कॉइल रहती है। जब भी कॉइल को अगर सप्लाई दिया मैंने, तो सबसे पहले क्या होगा, करंट जो है क्या है, पीछे आएगा 90 डिग्री से। ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट। सबसे पहले सिस्टम को क्या मिलेगा, वोल्टेज, उसके बाद करंट, ठीक है। तो वोल्टेज मिलने की वजह से ट्यूबलाइट में, जो ट्यूबलाइट है ना अपना, उसके अंदर वोल्टेज मिलने की वजह से वो ब्लास्ट होता है, तभी वो ट्यूबलाइट चालू होता है। तो चोक कॉइल लगाया आपने, तो आपका ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये इसके अंदर जो फॉस्फोरस रहता है वो ब्लास्ट होने के लिए वोल्टेज चाहिए, करंट नहीं चाहिए। तो वो वोल्टेज होने की वजह से
आपका ट्यूबलाइट शुरू होता है चोक कॉइल की वजह से। तो चोक कॉइल लगाते बराबर आपको वोल्टेज मिलेगा पहले, उसके बाद करंट मिलेगा, इसलिए ये सब चीज़ें लगाई जाती है। और यहाँ पे देखो जो हम लोग लैंप लगाते हैं ये सारे लोड जो है रजिस्टिव लोड है, ठीक है। ये दोनों भी इंडस्ट्री में काम आते हैं, ठीक है। ये वाला अपन डोमेस्टिक में लाइट वगैरह जो लगाते हैं सिंपल वाले, तो ये है रजिस्टिव लोड। रजिस्टिव लोड में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखो, वोल्टेज और करंट एक जैसे चलते हैं, दिख रहा है यहाँ पे एक जैसा। वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है, वोल्टेज 0 है तो करंट 0। यहाँ पे देखो निगेटिव, इसमें भी देखो एक जैसे चलते हो आगे पीछे, ठीक है। ऐसा डिफरेंस नहीं है, एंगल का कोई डिफरेंस नहीं रहता है। इसीलिए उसका इक्वेशन देखो इस तरीके से आता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी क्यों लेते हैं, क्योंकि साइनसोइडल है, इसीलिए इसका वैल्यू ऐसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ समझ में नहीं आया टर्म्स, ये बेसिक टर्म्स है इलेक्ट्रिकल के, थोड़ा सा टफ है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं सिंपल जो भाषा है उसमें से समझाने की कोशिश की है। समझ में आया? बाकी का पार्ट बाद में देखेंगे। आवाज़ So you can see the cos phi, that is power factor. It is the cosine angle between voltage and current. So that is power factor, which is denoted by the power which is consumed. If power factor is 0.9, then 90% is power is consumed and 10% is loss, and 0.8, then 80% power is consumed and 20% power is loss. So power factor determines in AC quantities. So for the inductive loads, that is induction motor, or whenever there is used in coils, so that is for lagging power factors. So for improvement of power factors, so we are using APFCR. APFCR are automatic power factor control unit, that is used for the balancing the or improvement of power factor, which is get benefited by the MSCB. That is, incentives is given to the companies whose power factor is improved, and whose power factor is not improved, they are getting penalties from the MSCB. So this is enough for today. Thank you very much.